तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। इन्वायरमेंट स्पेशल की सीरीज में हम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले पार्ट में हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है। और इसके दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन कौन से घटकों से मिलकर बना है। हमने पढ़ा था जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में। ठीक है। अब ये है पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में और साथ ही साथ पिरामिड को भी देख लेंगे। ठीक है। और आज की लेक्चर में ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम वाला। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो अब अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे जैसे कि ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर से जो भोजन है वो कहाँ पर स्थानांतरित हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, इसने कंज्यूम कर लिया। प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ ट्रांसफर हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर से कहाँ ट्रांसफर हुआ, टर्सरी कंज्यूमर में। तो ये क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में क्या है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ही तो हो रहा है। क्यों, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में आते हैं पेड़ पौधे, घास हो गया, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हो गए। और प्रोड्यूसर्स को किसने प्राप्त कर लिया, टिड्डे ने। और टिड्डे को किसने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि चूहे ने। चूहे को किसने कर लिया, टर्सरी कंज्यूमर ने, कौन हो गया, सांप। ठीक है। और इसी तरह टर्सरी कंज्यूमर को किसने ग्रहण कर लिया, उल्लू ने। ठीक है, यानी कि टॉप कंज्यूमर। तो ये क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र है, किसे कहते हैं कि इसमें जो एक जीव है वो दूसरे जीव से भोज्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी जो एक जीव है वो दूसरे जीव से भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में मिलेगा, क्या कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा एक दिशीय होता है या बहुदिशीय होता है या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि जो खाद्य श्रृंखला है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। ठीक है। और इसमें खाद्य श्रृंखला में कौन कौन आता है, तो आप देख चुके हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, कंज्यूमर हो गए और अपघटक हो गए। ठीक है। ये आपका खाद्य श्रृंखला का डायग्राम दिया है, क्या है कि इसमें कौन कौन है, प्रोड्यूसर्स हो गए, और ये हो गए आपके उपभोक्ता, और ये हो गया आपका अपघटक। ठीक है। तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला में ये चार होते हैं। तो ये जो उत्पादक हैं ये सूर्य से क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करके अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जब भोजन का निर्माण करते हैं तो इनको प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता, वो इनको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण कर लेता है, द्वितीय उपभोक्ता, इसमें सर्वाहारी भी आते हैं। ठीक है। और जो द्वितीय उपभोक्ता है इससे भोजन को कौन प्राप्त कर लेता है, तृतीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है। जैसे कि आपका सांप हो गया, ठीक है, और ये चिड़िया हो गई। ठीक है। तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। अब क्या है कि जब ये सांप है या जो चिड़िया है जब ये मर जाएंगी तो क्या होगा, इनका फिर अपघटन करेगा, तो कौन करेगा, अपघटक करेंगे। अपघटक कौन होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, इनके द्वारा इनका अपघटन होगा। जब इनका अपघटन हो जाएगा तो फिर जो पोषक तत्व हैं ये फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे और इनको कौन ग्रहण कर लेगा, उत्पादक कर लेंगे। तो क्या है, ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई, ये ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या है कि एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लैंडमान नियम या 10% रूल क्या है। ठीक है। तो क्या है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और कैसा होता है, एक दिशीय होता है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। और यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाता है। ठीक है। उत्तरोत्तर पोषण स्तर का मतलब कि पहले प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी एनर्जी, फिर सेकेंडरी के पास जाएगी, फिर टर्सरी के पास, फिर टॉप कार्निवोरस के पास। ठीक है। तो ये हो गए हमारे उत्तर पोषण स्तर। ठीक है, उत्तरोत्तर पोषण स्तर। और जब इन पोषण स्तरों में इस ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। तो वो हानि कितनी होती है, किस तरह होती है, ये सबसे पहले बताया था लिंडमान ने, इसलिए हमने इसको बोल दिया लिंडमान नियम। ठीक है। अब 10% क्यों बोला, अभी हम देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें क्या है
कि इस नियम के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग ही अपने में संचित करता है। ठीक है, जब कोई मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। उसने क्या बताया कि जो शाकाहारी जंतु है वो प्राथमिक उत्पादकता का केवल 10% भाग ही अपने में संचित करता है। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या है, ये है हमारे प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें है आपकी 10,000 किलो कैलोरी। तो अब इसको जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है यानी कि जो शाकाहारी जंतु है इसको अगर कंज्यूम करेगा तो इस एनर्जी का केवल 10% ही इसके पास पहुंचेगा। ठीक है, जैसे इसके पास कितनी कैलोरी थी, 10,000 किलो कैलोरी, इसके पास इसका 10% ही पहुंचा तो कितना पहुंचा, 1,000 किलो कैलोरी। अब इसको जब मांसाहारी जंतु प्राप्त करेगा, अभी हमने क्या देखा था, जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा को ही संचित करता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, शाकाहारी जंतु है, इसके पास कितनी कैलोरी है, 1,000 किलो कैलोरी है। तो जब इसको मांसाहारी जंतु प्राप्त करेगा यानी कि जो सेकेंडरी हो गया तो इसके पास कितना पहुंचेगा, 10% ही पहुंचेगा। तो 1,000 किलो कैलोरी का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 किलो कैलोरी। ठीक है, अब क्या है कि जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इसको जब टर्सरी कंज्यूमर अपने आप में कंज्यूम करेगा तो फिर इसका भी 10% पहुंचेगा। तो क्या है कि जो एनर्जी है इसमें होता क्या है कि 10% एनर्जी ही स्थानांतरण हो पाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और बाकी जो 90% एनर्जी है वो कहाँ है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था 10% रूल। ठीक है, अब अगर हम खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। ठीक है, इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो फिर किसका निर्माण होता है, खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें, आपसे पूछ लिया जाएगा कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है लेकिन ये कई पथों में बट जाता है। ठीक है, तो क्या है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब जैसे हम डायग्राम में देखें तो क्या है कि ये हमारा हो गया कॉर्न। ठीक है, ये कॉर्न का पेड़ हो गया और इसको कौन खाएगा, टिड्डा। अब टिड्डे को देखो कौन खा रहा है, रैट भी खा रहा है और फ्रॉग भी खा रहा है। ठीक है, और फ्रॉग को कौन खा लेगा, पाइथन हो गया आपका। ठीक है, स्नेक हो गया, और फ्रॉग को कौन खाएगा, पाइथन। ठीक है, तो क्या है कि एक श्रृंखला ये हो गई खाद्य श्रृंखला और एक खाद्य श्रृंखला आपकी ये हो गई। ठीक है, एक तो आपकी ये हो गई और एक ये हो गई। तो क्या है, इसी तरह क्या है कि ये जो फ्लावर्स हैं इसको कौन खाएगी, बटरफ्लाई। ठीक है, यानी रस जो भी लेती है, फिर बटरफ्लाई को कौन कंज्यूम कर लेगा, फ्रॉग कर लेगा, और फ्रॉग को कौन कर लेगा, पाइथन कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला हैं वो आपस में बट गई हैं लेकिन एनर्जी कैसी है, एक ही दिशा में जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि पाइथन को चूहा खा ले हैं और चूहे को टिड्डा खा ले तो पता चले द्विदिशीय हो गई है ना, रिवर्स में भी हो गया, तो ऐसा तो है नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि जो खाद्य जाल है किसे कहते हैं, कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको खाद्य जाल कहते हैं। अब खाद्य जाल में आपसे पूछ लेगा कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो उसमें भी एक दिशीय होता है लेकिन कई पथों में बट जाता है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में कैसा होता है, खाद्य श्रृंखला में होता है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और 10% रूल। 10% रूल आपसे पूछ लिया जाएगा कि 10% रूल क्या है। ठीक है, किसने दिया, लिंडमान ने दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड की। ठीक है, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड कहते किसे हैं इसके बारे में देख लेंगे हम। तो क्या है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है।
इन संबंधों को जब चित्र रूप में बताया जाता है तो उन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड कैसे होते हैं, ये होते हैं, अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो क्या है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादक हैं और विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, उनमें क्या है कि संख्या के आधार पर, जीव भार के आधार पर और उनमें संचित ऊर्जा में एक क्या है परस्पर संबंध होता है। और जब हम इन संबंधों को क्या है कि डायग्राम के अनुसार यानी चित्र के अनुसार बता देते हैं तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड बोल देते हैं। ठीक है, अब जो है पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले किसको आया, तो पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन को आया था। ठीक है, इन्हीं ने रखा अपना पहला विचार। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड हैं, इन्हीं के नाम पर हमने क्या बोल दिया, एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पिरामिड। अब ये पिरामिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, और दूसरी हो गया आपका जीव भार का पिरामिड, और तीसरा हो गया आपका संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो ये जो जीव संख्या का पिरामिड है ये क्या बताता है हमें, तो जो जीव संख्या का पिरामिड है ये प्राथमिक उत्पादकों की संख्या को बताता है और उसके ऊपर जो विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, उनकी उन उपभोक्ताओं की संख्या को बताता है। ठीक है, या उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनकी संख्या को बताता है। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जीव संख्या का पिरामिड क्या बताएगा, जीवों की संख्या के बारे में बताएगा। ठीक है, तो जो जीव संख्या के जो पिरामिड होते हैं ये सीधे भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं। ठीक है, और इसी तरह है आपका जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड क्या है, इस पिरामिड में प्राथमिक उत्पादकों और जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनके भार के संबंध में बताता है। ठीक है, यानी जीव भार है यानी जीव का भार के बारे में बताएगा वो। ठीक है, और इसके भी पिरामिड सीधे भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं। ठीक है, अब तीसरा है हमारा क्या, संचित ऊर्जा का पिरामिड। जो संचित ऊर्जा का पिरामिड है ये क्या बताता है हमें कि जो पारिस्थितिक तंत्र में जो विभिन्न पोषण स्तर हैं उनमें जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई जो ऊर्जा की मात्रा है उसको बताता है। ठीक है, और दूसरी बात इसकी जो सबसे मेन बात क्या है कि जो ऊर्जा के पिरामिड हैं वो केवल और केवल सीधा ही होता है। ठीक है, उल्टा नहीं होता है ये। ठीक है, अब हम इन पिरामिड्स को देख लेते हैं। तो क्या है, ये आ गया आपका जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का जो पिरामिड है वो क्या बताता है, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या को और उसके ऊपर जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनकी संख्या को बताता है। ठीक है, अब जो जीव संख्या का जो पिरामिड है ये सीधा कब होता है और उल्टा कब होता है, तो ये जो पिरामिड है ये अगर घास स्थलीय का पूछे या फसल स्थलीय का, आपसे पूछ लेगा घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सीधा पिरामिड होता है या उल्टा, तो कैसा होता है, सीधा। अगर ये पूछे कि एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है वो कैसा होता है, सीधा या उल्टा, तब होता है उल्टा। ठीक है, अगर एक पेड़ का पूछे जीव संख्या का पिरामिड तो उल्टा होगा, और घास स्थलीय का या वन स्थलीय का पूछ ले तो सीधा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, अब बात करते हैं जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड क्या है कि इसमें भी होता है दोनों प्रकार के, सीधे भी और उल्टे भी। और सीधे कब होते हैं, जब आपसे पूछ ले कि घास स्थलीय का या वन स्थलीय के जो पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है वो कैसा होगा, तो वो होगा सीधा। और आपसे पूछ ले कि एक तालाब का पिरामिड कैसा होगा जीव भार के आधार पर, तो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक तालाब का जो पिरामिड है पारिस्थितिक तंत्र का वो कैसा होता है, तो उल्टा होगा। ठीक है, और जो घास स्थल है या वन स्थल है इसका पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, अब अगला क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। तो जो ऊर्जा का पिरामिड से क्या है कि जो ऊर्जा के बारे में बताता है, जो विभिन्न पोषण स्तर हैं इसमें ऊर्जा के बारे में बताता है, ऊर्जा कैसे जाती है। तो ऊर्जा का क्या है पिरामिड कि जो अभी हमने पढ़ा था आपको 10% रूल, क्या था उसमें कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके पास 100% एनर्जी होती है, लेकिन जब इसको कोई शाकाहारी जंतु ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, तो इसका केवल कितना पहुंचता है, 10% ही पहुंचता है। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके पास कितनी है, 10% एनर्जी है। जब इसको प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया इसके पास इसको, तो कितना ही पहुंची इसके पास, 10% ही पहुंची।
अब इसको जब सेकेंडरी ने कंज्यूम किया इसको, ठीक है, तो कितनी पहुंची इसकी 1% ही पहुंची। फिर इसका 10% किया उसने कंज्यूम, तो कितनी पहुंची 0.1%। और जब जो टॉप कंज्यूमर्स हैं उसने इसको ग्रहण किया तो कितनी पहुंची 0.01%। तो ये क्या है आपका ऊर्जा का पिरामिड। और फिर जब ये मर जाते हैं तो इनको, जब इनका डिके होता है तो इसको क्या होता है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो फिर से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मृदा में मिल जाते हैं और जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो फिर से उनको क्या कर लेते हैं, एग्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से वही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो जीव संख्या का पिरामिड है वो सीधा भी होता है, ठीक है, और उल्टा भी होता है। सीधा कब होगा, जब आपसे घास स्थल का पूछे, ठीक है, सीधा कब होगा जब आपसे घास स्थल का पूछे या वन स्थल का, और उल्टा कब होगा जब एक पेड़ का पूछे, ठीक है। दूसरी बात, जो जीव भार का पिरामिड है ये भी सीधा होता है और उल्टा होता है। अगर आपसे एक तालाब का जीव भार का पिरामिड पूछे तो उल्टा होगा, ठीक है, एक तालाब का जीव भार का पिरामिड पूछेगा तो उल्टा होगा। और अगर घास स्थलीय का या वन स्थलीय का पूछेगा पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है वो कैसा है, तो सीधा होगा, ठीक है। और जो ऊर्जा का पिरामिड है ये आपको हम बता चुके हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है, ठीक है। तो ये है आपका ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। अब इसमें ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये फूड का निर्माण करते हैं तो इनके पास तो होगी 100% एनर्जी। जब इसको प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा इसको, तो उसके पास कितनी पहुंचेगी, केवल और केवल 10% ही पहुंचेगी। अभी हमने 10% रूल भी पढ़ा था लिंडेमान का, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो ऊर्जा है वो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है, लेकिन कैसे जाती है, केवल और केवल 10% ही जाती है, बाकी 90% वेस्ट हो जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में चली जाती है एनर्जी के रूप में या हीट के रूप में, ठीक है। तो क्या है कि इसके पास कितनी एनर्जी है 100%। जब इसने सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसने कंज्यूम किया तो इसके पास कितनी पहुंची 10%, बाकी कहाँ चले गई, लॉस्ट हो गई, किसके रूप में, हीट के रूप में, ठीक है। अब इसको सेकेंडरी ने कंज्यूम किया तो उसके पास इसका 10% पहुंचा। तो देखा जाए तो क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, प्राइमरी के पास, फिर उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फिर टर्सरी कंज्यूमर के पास, और फिर टॉप कंज्यूमर के पास। तो क्या है, इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है केवल और केवल 10% ही पहुंचेगी। तो ये हो गया आपका क्या, ऊर्जा का पिरामिड। याद रखना है आपको कैसा होता है, सीधा होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा होता है। ऑप्शन दे देगा आपको कि सदैव उल्टा, सदैव सीधा, या ऑप्शन दे देगा कि पहले उल्टा बाद में सीधा, या किसी भी प्रकार का नहीं। तो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है आपको, क्या, कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में क्या है, ये आपका खाद्य श्रृंखला में ये आपका पेड़ हो गया यानी कि प्राथमिक उत्पादक, ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया, और ये टॉप। तो इसमें क्या है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है यानी कि खाद्य श्रृंखला में जो सबसे आगे होगा उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और जो सबसे लास्ट में होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर्स के पास, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फिर उससे कम टर्सरी के पास, फिर उससे कम फोर्थ के पास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, फूड चेन, फूड वेव और पिरामिड्स हो गए, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्थल का पिरामिड है वो कैसा होता है, सीधा होता है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मरुस्थल या सागर का पिरामिड है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। मरुस्थल मरुस्थल या सागर का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि मरुस्थल में क्या है कि सबसे कम वनस्पति होती है, और जो सागर होते हैं उनमें भी कम वनस्पति होती है, ठीक है। बाकी जो उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर्स वो ज़्यादा होते हैं। अब स्थल पे क्या होता है कि स्थल पर घास ही घास होती है, तो यहाँ पर घास ज़्यादा हो जाएगी और जो कंज्यूमर हैं वो कम होंगे। तो घास ज़्यादा है, कंज्यूमर्स कम होते चले जाते हैं, ठीक है।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये कम होते चले जाते हैं। इसलिए जो घास का जो या स्थल का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, और जो मरुस्थल का और सागर का कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ये हो गए आपके पिरामिड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।